नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध रैली के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीदर शहर के जिलाधिकारी कार्यालय और मोहन मार्केट क्षेत्र में यातायात की समस्या उत्पन्न। राजनीतिक तनाव के बीच कर्नाटक कैबिनेट जाति जनगणना रिपोर्ट गायब होने के भाजपा के आरोपों पर विचार करेगी। भाजपा ने कर्नाटक में स्मार्ट मीटर घोटाले की जांच की मांग की। गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाने और संपत्ति की लूट रोकने के लिए किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। देश को संविधान के अनुसार चलना चाहिए, एआईएमपीएलबी अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। त्वरित राहत और बहाली कार्य का दिया आश्वासन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिशा निर्देश अनुसार वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध प्रदर्शन रैली बीदर में जिला स्तर पर 24 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। इस रैली के मद्देनजर एक जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया गया है, जिसके तहत यह रैली निकाली जा रही है। इस समिति में सभी मुस्लिम धार्मिक एवं अन्य संघ संगठन आदि शामिल। आज इस संबंध में जामत इस्लामी के निजामुद्दीन की अध्यक्षता में बीदर शहर के पत्रिका भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें सरफराज मोहम्मद असदुद्दीन, मुफ्ती अब्दुल जलील कासमी और अन्य नेता आदि उपस्थित रहकर बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿ ಇದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈನಾರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಭಯ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಕಾನೂನು. ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಆ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇದೆ ಆಸ್ತಿ, ಅದು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನಂತ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಷಾಂಗಟ್ಟಲೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಯಾರ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಇದೆ, 200 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಏನಂತ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಸೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಂದಣಿ ಆಗಬೇಕು. ನೋಂದಣಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಂತ ಕೆಲಸ. मसीदी इरले, कब्रिस्तान इरले फैलाया जा रहा है कि वक्फ की अगर कोई प्रॉपर्टी बता दे वक्फ है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, पहले से भी नहीं है। जहां पर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है कि समझिए फॉर एग्जांपल वक्फ प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने वहां पे कुछ बनाया, असदुद्दीन मोहम्मद असदुद्दीन या फिर कोई प्राइवेट पार्टी भी अगर कुछ करती है तो ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल हुआ करता है। ट्राइब्यूनल, तो वो ट्राइब्यूनल में जो है ना वो मामला जाता है और फिर वहां से फैसला होता है। अब आपका सवाल ये है कि उसको चैलेंज नहीं कर सकते, गलत है। कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ट्राइब्यूनल कर सकते हैं। अब सब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, ट्राइब्यूनल में भी मुस्लिम शिक्षक ये पूछ रहा हूँ। ठीक बोलिए। हाँ, ट्राइब्यूनल में भी फैसला आपकी तरफ से नहीं होता क्योंकि डॉक्यूमेंट क्लेम करने का ये नहीं, अथॉरिटी नहीं है। सुनिए, और उसका चैलेंज तुम लीगल सिविल कोर्ट में कर नहीं सकते। भारत के संविधान से अलग अधिकार दिए। हाँ, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा है। अब आप मेरी बात सुन ले, समझ में आ जाएगा। ट्राइब्यूनल से जो भी जो है ना फैसला आता है, उस फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऐसे कई केसेस हैं जहां पे इसको चैलेंज किया गया है। और आपका एक जो सवाल था जो जनरली पब्लिक के माइंड में है, डाला गया है कि भाई ट्राइब्यूनल भी आपका ही है। ट्राइब्यूनल मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बनाती है,
ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड ट्राइब्यूनल होता है। बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, अपना अपना रेलवे ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं। उसी तरह वक्फ बोर्ड के लिए ट्राइब्यूनल है जिसमें जो मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो ये गलत जो है ना अपना एक बात बताई गई है। और इसमें ये जो 2025 का जो एक्ट है, इसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल की जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि फ्रैटर्निटी और ब्रदरहुड को बढ़ावा दिया जाए, ये गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहां पर क्या किया गया है कि वक्फ को सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही अपनी जो है ना प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पंजाब में ऐसी कई जगहों पे है, मुसलमान बहुत गरीब है, कब्रिस्तान की जगह नहीं थी, तो वहां पर हमारे सिख भाइयों ने कब्रिस्तान की जगह डोनेट की, वक्फ की। ये स्पिरिट ब्रदरहुड की जो होनी चाहिए उन्होंने किया। कई मुस्लिम लोगों ने जो है ना अपना मंदिरों के लिए जगह दी है, कई एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिटीज एक दूसरे के काम आती है, उनके लिए मोहब्बत जो रखती थी, उस पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। एक मुसलमान किसी हिंदू धर्म स्थल के लिए, धार्मिक काम के लिए दे सकता है, लेकिन अगर मुस्लिम है तो कोई और कम्युनिटी उसको नहीं दे सकती। यहाँ पर ये इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर देना है तो पहले आपको प्रूव करना है कि यू आर ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर द लास्ट 5 years, 5 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही आप देंगे। ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, डिस्क्रिमिनेटरी है। इसके साथ साथ इसमें एक ये भी बताया गया है कि वक्फ बोर्ड में जो स्टेट लेवल पे होता है वक्फ बोर्ड, उसमें 2 नॉन मुस्लिम हो, और उसके साथ में सेंट्रल जो वक्फ काउंसिल है उसमें 2 नॉन मुस्लिम होना चाहिए। आर्टिकल 26 माइनॉरिटीज को ये राइट्स देती है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स और अपनी प्रॉपर्टीज को खुद मैनेज करें, ये राइट्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा वो राइट छीनने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए यूज होना चाहिए, उसके लिए भी वहां पर 2 नॉन मुस्लिम आना चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट से अपॉइंट होंगे। उसके बाद ये 11 मेंबर की कमेटी होती है स्टेट वक्फ बोर्ड की, और सेंट्रल बैंक पे बीदर जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से होने वाला है। और हमारा जो फेस होगा इस रैली का, वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का तिरंगा, और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का निशान। और एक चीज जो है आपके सवाल का मैं 1 सेकंड में कंप्लीट कर देता हूँ। ये वक्फ बोर्ड जो होता है, ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं होती, ये गवर्नमेंट की बॉडी होती है। इसमें मैक्सिमम मेंबर गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, और इसका जो सीए होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है, और जो ट्रिब्यूनल होता है वो भी गवर्नमेंट का होता है। कोई हम मुसलमानों का इसमें शरीयत का कुछ लेना देना, तो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया ट्रिब्यूनल होता है। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को, एक बोर्ड को और एक ट्रिब्यूनल को जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, उससे लैंड माफिया कहना भी गलत होगा। और आप लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वेरी थैंकफुल आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच। जिला का मुख्यालय रहने के कारण बीदर शहर में हर दिन तालुकार ग्रामों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे यातायात में बढ़ हो रही है। इससे यातायात में दिन के समय में, खासकर कार्यालयों, स्कूल, कॉलेज के समय में शहर में ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है। बीदर शहर का सबसे व्यस्त क्षेत्र जिलाधिकारी कार्यालय के आसपास का है, क्योंकि इस क्षेत्र में सभी सरकारी कार्यालय स्थित है, जिससे इस क्षेत्र में ट्रैफिक अधिक बढ़कर जाम लगा रह रहा है। हालांकि कुछ सड़कों को 1 वे किया गया है, लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए 1 वे में आने से सड़क पर जाम लग रहा है। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। राज्य मंत्रिमंडल 2 मई को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण 2025 या जाति जनगणना रिपोर्ट पर चर्चा फिर से शुरू करेगा, जो संभवतः भाजपा के उन आरोपों पर ध्यान देगा कि मूल रिपोर्ट राज्य पिछड़ा वर्ग आयोजित कार्यालय से गायब है।
गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि अनावश्यक आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। मूल रिपोर्ट के बिना रिपोर्ट तैयार करना कैसे संभव है? यह वहां होना चाहिए जब हम कैबिनेट में उस पर चर्चा करेंगे, तो हम विपक्ष के आरोपों पर भी ध्यान देंगे। ये गंभीर आरोप है कि हम इन पर चर्चा करेंगे। वे भाजपा नेता आर अशोक के आरोपों का जवाब दे रहे थे कि सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट फर्जी है क्योंकि इसकी मूल प्रति गायब है। अशोक इस मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा हुई है और मंत्रियों ने अपने समुदायों के बारे में बात की है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस पर फिर से कैबिनेट में चर्चा होगी और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने कर्नाटक लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराकर ऊर्जा विभाग द्वारा स्मार्ट मीटरों की खरीद में कथित घोटाले की जांच की मांग की है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज और अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता, बेस्कॉम के पूर्व एमडी महंतेश बिल्गी और अन्य अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को स्मार्ट मीटर की आपूर्ति का टेंडर मिले। भाजपा नेताओं ने कहा कि जॉर्ज और निजी कंपनी के बीच साठगांठ की जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने यह अनिवार्य किया है कि 200 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की सामग्री की खरीद वैश्विक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए, लेकिन स्मार्ट मीटर के लिए निविदाएं आमंत्रित करते समय इसका पालन नहीं किया गया है। भाजपा विधायकों ने कहा कि कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर या सामान्य मीटर चुनने का अवसर देता है, लेकिन निदेशक मंडल ने स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य कर दिया है। बेंगलुरु में एचएसआर लेआउट पुलिस ने सोमवार को पूर्व राज्य पुलिस प्रमुख ओम प्रकाश की हत्या के सिलसिले में उनकी पत्नी 64 वर्षीय पल्लवी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनकी बेटी कृति को परीक्षण के लिए निमहंस में स्थानांतरित किया गया। पूछताछ के दौरान पल्लवी ने अपने पति की हत्या की बात कबूल की है। जांचकर्ताओं ने बताया कि पल्लवी को पक्का यकीन था कि उसका पति और उसे और उसकी बेटी को मार देगा, इसलिए उसने पति की हत्या करने का फैसला किया। इसी बीच जांच से पता चला है कि पल्लवी ने कथित तौर पर मिर्च पाउडर और खाना पकाने के तेल का उपयोग करके अपने पति की हत्या कर दी और फिर उसे 10 से अधिक बार चाकू मारा। मामले को आगे की जांच के लिए केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी को सौंप दिया गया है। मेडिकल चेकअप के लिए ले जाने के दौरान पल्लवी ने पत्रकारों से कहा कि यह मेरी बेटी और मेरे खिलाफ अत्याधिक घरेलू हिंसा का मामला है। बाद में उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसके उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीसीबी द्वारा आगे की जांच के लिए उसे हिरासत में लेने की संभावना है। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत में हर इंच जमीन, खासकर वक्फ संपत्तियों का उचित उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने देश में 9 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और अवैध कब्जे पर चिंता भी जताई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है और इस देश में हर इंच जमीन का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति के रूप में जमीन भारत में है। भारत में 9,72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए नहीं किया जा रहा है। इसका दुरुपयोग संपत्ति पर कब्जा करके इसकी लूट चिंता का विषय है। इसलिए हमने भूमि विधेयक में संशोधन किया। तो हमारे 2 मुख्य उद्देश्य गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाना और संपत्ति की लूट और दुरुपयोग को रोकना है। किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश का जमीन होता है और हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, देश बड़ा है और इस देश में हर एक इंच जमीन अच्छी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए अच्छा कानून होना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए और हमारा देश का जमीन हमारा देश के गरीबों के लिए काम आना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं होना है। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। 9,70,000 से भी ज्यादा 9,72,000
72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिस यूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो जब वक्फ बिल को संशोधन किया, मुख्य हमारा 2 लक्ष्य हैं, गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना, और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना। ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख और संसद सदस्य लोकसभा सदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी 22 अप्रैल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम में शामिल हुए। एएनआई से बात करते हुए एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि यह देश पार्टी के घोषणा पत्र पर नहीं चलेगा। इस देश को संविधान के अनुसार चलाया जाना चाहिए। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासिर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। जी, बट सरकार का ये दावा है कि ये जो कानून लाया गया है ये पक्ष में है, तमाम मुस्लिम इसका समर्थन भी कर रहे हैं और कई लोगों की ज़मीनें जो छीनी गई हैं उसके लिए ये कानून लाया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा ज़मीन तो गवर्नमेंट ने छीनी, वक्फ की ज़मीनें सबसे ज़्यादा खुद गवर्नमेंट ने छीनी है, और इसमें हरगिज़ ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी कि इसकी कौन सी दफ़ा है जिससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा, न कोर्ट में इस बात को बता सकी। आप कह रहे हैं कि हमने इतनी तैयारी की है, इतने महीने तैयारी की है, और फिर भी जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में सवाल किया गया तो आपने कहा कि 7 दिन का टाइम हमको दिया जाए तो हम बताएंगे। तो ये सब झूठ पर है कि कोई सच्चाई नहीं है। सवाल, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं देता है और क्या फिर आगे अगला कदम? नहीं, हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंसाफ से काम लेगा, और अगर इंसाफ से काम लेगा तो जरूर हमारे मौक़िफ़ को कबूल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 22 अप्रैल को रामबन में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों के बारे में अधिकारियों से बात भी की। इससे पहले स्थानीय लोगों ने उमर अब्दुल्ला की गाड़ी रोकी और बाढ़ और भूस्खलन के बाद की अपनी कठिनाइयों के बारे में उनसे बात करने की मांग की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह 3रा दिन है, इस 3 दिनों में वरिष्ठ मंत्री हर दिन यहां आए हैं। कल मैंने पैदल ही स्थिति का निरीक्षण किया। बहाली का काम यथासंभव तेजी से किया जा रहा है। हमारी पहली प्राथमिकता अमूल्य जीवन बचाना था। हमने लोगों को निकाला है और उन्हें सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया है। हमारी दूसरी प्राथमिकता सड़कों को फिर से जोड़ना है। सड़कों की बहाली का काम चल रहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के भीतर राजमार्ग का सिंगल ट्रैक खोल दिया जाएगा। राजमार्ग को फिर से खोलने के बाद मलबा हटा दिया जाएगा। राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। बहाली के बाद हम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार आकलन करेंगे और मुआवजा प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमें केंद्र से सभी आवश्यक मदद मिलेगी। काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज के लिए आपसे कहूं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो है वो ना जाएं। अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए। लोगों को सही सलामत कहीं पर बसाने का काम वो हम कर रहे हैं, जब तक इनके घरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार घूम रहा है सफेद टोपी पहन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ सियासत कम और दिल्ली में जरा सियासत ज्यादा करें। वो जरा दिल्ली बात करके यहाँ के लिए एक खसूसी पैकेज का इंतजाम करें।
बाबा सिद्दीकी के बेटे और एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी के आवास मकबा हाइट्स के बाहर सुरक्षा तैनात कर दी गई है, क्योंकि उन्हें 22 अप्रैल को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक ईमेल में कहा गया था कि उनके पिता की तरह ही उनकी भी हत्या कर दी जाएगी और 10 करोड़ रुपए की मांग की गई। शांति और नए सिरे से सामान्य स्थिति के संकेत के रूप में सभी क्षेत्रों के 300 से अधिक साइकिल चालक इम्फाल में साइक्लोथॉन 2025 के लिए एक साथ आए। 9.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रैली का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने का जरूरी संदेश फैलाना था। साइक्लोथॉन को वन और पर्यावरण के प्रमुख सचिव अरुण कुमार सिन्हा ने ऐतिहासिक पश्चिमी कंगला गेट से झंडी दिखाकर रवाना किया। शक्तिशाली संदेशों वाली तख्तियां लिए हुए साइकिल चालक इम्फाल पश्चिम और पूर्व में प्रमुख स्थानों से गुजरे और पोरोपट में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय परिसर में समापन हुआ। यह कार्यक्रम एक सहयोगात्मक प्रयास था जिसे ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, एडिटर्स गिल्ड ऑफ मणिपुर, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया मणिपुर चैप्टर, रिवर बैंक सोसाइटी और मणिपुर एडवेंचर एंड माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त था। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सऊदी अरब की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जेदा पहुंचे। उनके आगमन पर उनका औपचारिक 21 तोपों की सलामी के साथ स्वागत किया गया। इससे पहले एक विशेष इजारे में सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने सऊदी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। सोमवार 21 अप्रैल की शाम को दर्जनों इजरायली प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इनके इस्तीफे की मांग की। कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन हटा दिया क्योंकि वे शहर के बीचों बीच सड़क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित अपनी आगामी फिल्म ग्राउंड जीरो पर बात करते हुए इमरान हाशमी ने एनआईएस के साथ अपना अनुभव साझा किया है। बीएसएफ के हमारे जवानों, उनका काम, उनकी बहादुरी, उनके जो सैक्रिफाइसेस रहे हैं, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए कभी फिल्म बनाई नहीं गई है। आई थिंक एक ऐसा मिशन जो उनके इलस्ट्रियस आई वुड से रन में 50 इयर्स में एक डिफाइनिंग उनका मिशन और ऑपरेशन था। हमारे नेशनल सिक्योरिटी की हिस्ट्री में एक डिफाइनिंग ऑपरेशन रहा है। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कहानी है जो आई फील हमारे सारे सिटीजन्स इनको इस कहानी को देखना चाहिए। बात बन जाती है, फिल्म शूट हो जाती है तो फॉर पोस्टेरिटी रहती है, वो आर्काइव्स में आपको एक्यूरेसी की तरह उस कहानी को पेश करना है ऑडियंस के सामने। एक ऐसी फिल्म है जो बीएसएफ की दुनिया, उनके जवानों, उनके ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि हम 18 तारीख को इस महीने के 38 इयर्स के बाद पहला वहाँ पे एक फिल्म प्रीमियर और स्क्रीनिंग होगा जो हम ग्राउंड जीरो के रख रहे हैं। आई थिंक इससे पहले बीएसएफ के हमारे जवानों, उनका काम, उनकी बहादुरी, उनके जो सैक्रिफाइसेस रहे हैं, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए कभी फिल्म बनाई नहीं गई है। आर्मी ऑफिसर्स पे बनी है, हमारे पुलिस पे बनी है, लेकिन ये पहली बार हमारे बीएसएफ ऑफिसर्स का ट्रिब्यूट है, उनको एक ट्रिब्यूट है और ये एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक एक ऐसा मिशन जो उनके इलस्ट्रियस आई वुड से रन में 50 इयर्स में एक डिफाइनिंग उनका मिशन और ऑपरेशन था।
हमारे नेशनल सिक्योरिटी की हिस्ट्री में एक डिफाइनिंग ऑपरेशन रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कहानी है जो आई फील हमारे सारे सिटीजन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर 13 अप्रैल को क्रिक फेस्ट 2025 में भाग लेने के लिए रायपुर पहुंचे। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ियों को बहुत प्रेरित करेगा, खासकर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को जिन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वे राज्य और फिर देश के लिए खेलेंगे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध रैली के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीदर शहर के जिलाधिकारी कार्यालय और मोहन मार्केट क्षेत्र में यातायात की समस्या उत्पन्न। राजनीतिक तनाव के बीच कर्नाटक कैबिनेट जाति जनगणना रिपोर्ट गायब होने के भाजपा के आरोपों पर विचार करेगी। भाजपा ने कर्नाटक में स्मार्ट मीटर घोटाले की जांच की मांग की। गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाने और संपत्ति की लूट रोकने के लिए किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। देश को संविधान के अनुसार चलना चाहिए, एआईएमपीएलबी अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया, त्वरित राहत और बहाली कार्य का दिया आश्वासन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।